नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मेरे देशवासियों, भारतवासियों, सबसे पहले आपको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत एंड हेल इंडिया। आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो लेके आपके समक्ष आ रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको पूर्ण रूप से हिंदी में आपके लिए समझाऊं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय माहौल जो है वो आम आदमी को समझ में आना चाहिए भारत में। और अंतर्राष्ट्रीय माहौल और राष्ट्रीय माहौल, इन दोनों से मिलके बनता है अपनी आगे की प्रोग्रेस की बात होगी। तो इन्हीं के थ्रू हमें इन्हीं माहौलों के दरमियान हमें रहना है, हमें काम करना है और इनसे आगे बढ़ना है। तो ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और आज प्रोफेसर A.G. अय्यर, मैं जो कि प्रेसिडेंट अध्यक्ष अटल जनहित पक्ष एवं प्रेसिडेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन, प्रेसिडेंट ऑफ अलायंस फॉर एसएमईज ऑफ इंडिया एवं प्रेसिडेंट ऑफ मार्केनॉमी फाउंडेशन, मैं इन सबको मिला के मैं एक ऐसी बात देशवासियों के सामने करना चाह रहा हूँ जिसको आप जितनी जल्दी अच्छे से समझें, ये देश का भी भला करेगा और हमारे राजनीतिक माहौल को भी सुधार सकता है। तो ये मैंने बड़ी बातें कही और ये ज़रूरी है, क्योंकि हम समझिए कि देश तो देशवासियों से बनता है। अटल जी का एक बहुत बड़ा उनका एक बहुत बड़ा उनके सेंटेंसेस और एक बहुत बड़ा उनका वक्तव्य था जो मैं आपके सामने फिर से रखना चाहता हूँ। हूबहू तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस तरह से उनकी बात थी वो रखने वाली बात है। कई बातें रखने वाली हैं। मैं तो उनका बायोग्राफर भी हूँ। मैं नरसिम्हा राव साहब की भी बायोग्राफी मैंने लिखी इस साल 101वें वर्षगांठ पे, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, जन्मतिथि पे। और उसके अलावा मैंने एक किताब लिखी है, NITs एंड द इंडियन इकॉनमी। ये भारत के राष्ट्रीय कॉलेजेस जो हैं अपने अभियांत्रिकी के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो पहले RECs थे उसके ऊपर है, और कैसे इनका योगदान भारत की इकॉनमी में बहुत बड़ा है। और मैं एक एलुमनस हूँ, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र का एलुमनस हूँ और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। और सबसे बड़ी बात, नॉट ओनली हमने इंजीनियरिंग करी, मैंने अपनी B.Tech मैकेनिकल वहाँ से करी, परंतु वहाँ एक हमने मिनी इंडिया का माहौल पाया। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र जिसको कहते हैं, जहाँ महाभारत हुई है, वहाँ पर मुझे ये माहौल मिला। और मुझे पहले भी मिला, मैं फरीदाबाद रहा हूँ, हरियाणा में रहा हूँ। और अब आप कह सकते हैं कि मैं जो मेरी बर्थ प्लेस है मुंबई है, वो महाराष्ट्र से, जब मैं 5 साल का था तब मेरे पेरेंट्स वहाँ चले गए थे। तो हरियाणा और महाराष्ट्र की मेरी अपब्रिंगिंग है और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ और एक तरह से बोलते हैं कि लकी आदमी हूँ कि मुझे इस तरह की डायस्पोरा को देखने का भी मौका मिला। और हम दक्षिण से कहलाते हैं, आते हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो तंजौर के थे, मेरी माता श्री जो केरल की थी वो उस कम्युनिटी से आए। और हमें एक तरह से दक्षिण, नॉर्थ एवं अब वेस्टर्न इंडिया पूर्ण रूप से मिला। और काफ़ी मैं ईस्ट भी देख चुका हूँ, क्योंकि मेरी जो स्वामी विवेकानंद से एक तरह से उनके बारे में समझने को जो मौका मिला, वो सन 1985 में यूथ कन्वेंशन के टाइम पे, उस ज़माने में दक्षिणेश्वर में मुझे वो मौका मिला। ये सब बीच की बात कही मैंने, थोड़ा सा आपको ये बात बताने के लिए कि जो मुझे जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं, उन्हें थोड़ा ये बात समझ में आएगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। और आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मैं जिस दिन आपके पास ये आ रहा हूँ, ये एनफ्रा टीवी के सौजन्य से ये वीडियो प्रेजेंट होगा। एनफ्रा टीवी के तकरीबन 427 वीडियोस, 427 वीडियो आज के दिन हो गए हैं। आज 4 सितंबर 2022 है, क्योंकि कल ये टीचर्स डे 5 सितंबर मनाया जाएगा, जिसमें गुरुओं को याद किया जाता है। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे दूसरे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उनका जन्मदिवस है कल। और बहुत अच्छा टाइम है, ये 4 तारीख जो मैं कर रहा हूँ उसके ईव पे एक प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ और आपके समक्ष प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको। इसके अलावा तकरीबन 1.5 लाख व्यूअर हो चुके हैं मेरे इन वीडियोस के। नॉट टू मेंशन द फैक्ट कि इसके अलावा भी एक बात है कि
हमने EPS 95 पेंशनर्स के जो उनके चेयरमैन हैं कमांडर अशोक राउत, जिनको मैं मिलने जाऊंगा तकरीबन 15 सितंबर 17, आज मैं मिलने आया हूँ ब्रिगेडियर मंजीत मेहता साहब को यहाँ पर इंदौर में। और मैं 2 दिन पहले मऊ कंटोनमेंट और इन एरिया में गया हूँ उनके साथ, और उन्होंने मुझे थोड़ा हमारे जो मिलिट्री का इश्यूज़ हैं और इसमें हमारे को किस तरह से अपनी बोलते ना हमें सक्षम और करना है और स्ट्रॉन्ग करना है डिफेंस एरिया में और नेशनल सिक्योरिटी में। फिर थोड़ा हमने आदान प्रदान किया, मैंने एनर्जी के बारे में बताया उनको, क्योंकि मैं ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और अक्षय ऊर्जा मेरा एकदम प्रेम का संबंध है मेरा। तो मैं थोड़ा ये आदान प्रदान करने एक तरह से वो मेरे लिए गुरु समान है और बुजुर्ग आदमी है, वन ऑफ द बेस्ट मैन। ही केम फ्रॉम द मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस हियर इन माओ, और उसके एलमनस है। उनके साथ मेरी पर्सनल भेंट थी और उनके साथ एक उनके कर्नल निखिल देवान जी भी हमारे साथ थे और हमने काफ़ी कुछ समझा, डिफेंस के लोगों की जो मुसीबतें हैं इनको भी समझा। और उसके अलावा क्या है कि राष्ट्रीय रूप से हमें एकजुट होकर काम करना है, देश को आगे बढ़ाना है, यही हमारा पर्पस है सब लोगों का, सभी देशवासियों का ये पर्पस होना चाहिए। हम किसी खेमे या नेगेटिविटी में ना बटे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत फैली हुई है। तो हम कुछ कर सकते हैं, एक पैरेलल लाइन डाल सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं। यही मेरा संदर्भ है इस वीडियो के अंदर। अब 2 मिनट आपके लिए थोड़ी देखिए, बिजली चली गई, यही बात थी कि भारत में 2400 घंटे अगर बिजली चाहिए तो मैं अच्छे खासे होटल रूम में बैठा हूँ यहाँ इंदौर में, और उसके बावजूद भी ये बिजली चली गई। आपके सामने थोड़ी देर डार्कनेस आया, इसको मैं वीडियो में नहीं हटाऊंगा, जिससे कि ये भी संदर्भ में आए कि ऐसी वीडियो बनाते टाइम शहर में भी, इंदौर है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर भी बिजली गई अचानक और आ गई, क्योंकि वो शायद इनका इन्वर्टर या जो इनका सिस्टम ऑफ DG का है वो बैकअप ले गया, और वो बैकअप में फ्यू सेकेंड्स में मेरी बिजली वापस आ गई। परंतु फैक्ट ऑफ लाइफ है कि आज भी 2400 घंटे और सस्टेनेबल रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, और वो हो ही रही है, पर हुआ नहीं है हमारे साथ में। तो ये ब्रीफ इश्यूज़ के बाद मैं आपको 2-3 बातें आज कहना चाहूँगा। एक तो पहली बात है अर्थव्यवस्था की बात। बहुत सारी बात कही जा रही है इस वक्त। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि भारत दुनिया का 5वां सशक्त अर्थव्यवस्था हो गया है, और हमने अभी UK को मतलब पीछे छोड़ के 6ठे स्थान पर उनको छोड़ दिया और हम 5वें पे आए। पर ये बात सही भी है, और एक हिसाब से इस बात को दूसरे संदर्भ में भी देखना चाहिए। क्या हम 2012 में 4थे स्थान पे नहीं थे? तब हमारी GDP तकरीबन 2 ट्रिलियन के करीब थी, 1.9 और 2 ट्रिलियन के करीब ये GDP आ चुकी थी। 1.9 ट्रिलियन US$ प्लस हो चुकी थी हमारी GDP, और वैसे 2 ट्रिलियन करीब थी, क्योंकि उसके एक साल बाद 2013 में हम 2.03 ट्रिलियन हुए थे। अब हुआ क्या कि उसके ऊपर हमारी जो एडिशन हुई है वो तकरीबन 900 बिलियन हो गई थी। 2.9 ट्रिलियन के हम बन गए थे 2019 में। विडम्बना ये थी कि इमीडिएटली पैंडेमिक आया और दुनिया भर में जो तकलीफ़ें हुई उसके बाद, और उस समय 2020 और 21 की बात है, जिसको मैं वैसे ही मानता नहीं हूँ कि ये पैंडेमिक थी, इसमें थोड़ा पैंडेमिक का भी इशू है, पर वो आज का हमारा डिस्कशन नहीं है, आपके साथ वो बात नहीं है। परंतु जो भी हुआ विश्व स्तरीय पे, और हमारे यहाँ भी बहुत मुश्किलें पैदा हुई, लोगों की जानें गई, काफ़ी हमारे सिस्टम एक्सपोज हुए, हमारी मेडिकल सिस्टम को चैलेंज आया, और पता चला हम प्रिपेयर नहीं हैं और हम आम आदमी को वो सुविधाएं नहीं दे पाए जो देनी चाहिए। तो बहुत कुछ हुआ, तो मैं उनके ऊपर डल नहीं करना चाहता, उससे हम बाहर निकले हैं किसी तरह से। पर ये 2.9 ट्रिलियन की जो GDP थी, ये सिमट कर वापस पहुंच गई, क्योंकि 2 ट्रिलियन तो ये पहले मैं कह रहा हूँ कि 2012 में थी, और हम नंबर 4 पायदान पे थे। मतलब हमारे आगे केवल यही देश थे, आपके यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ऊपर, चीन नीचे था। उस समय चीन की करीब 11 ट्रिलियन की इकॉनमी थी, 11-12 ट्रिलियन 2012 में। अब उसकी वो अपनी क्लेम मार रहा है कि वो 16 ट्रिलियन है, और कुछ जगह में 19 ट्रिलियन भी आ रहा है। चलो इसके बीच में मध्य मान लें, 16 ट्रिलियन प्लस तो है चीन की इकॉनमी, और कम से कम 24 ट्रिलियन तो अमेरिका की इकॉनमी है।
तो भारत जो है उसकी आप संदर्भ में इसमें देखिए तो बीच में सीधा जम करके आपका जापान आता है जो 4 साढ़े 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, और जर्मनी और हमारे बीच में भी गैप है, क्योंकि जर्मनी अब 3.5 4 ट्रिलियन के संदर्भ में वो भी 4 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई है। तो हमारा पोजीशन 5वें नंबर पे, हम मान भी लें सरकार की बात कि हम 2.89 ट्रिलियन है, पर मेरे नज़र में हम अभी 2.6 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन पे लॉइटर कर रहे हैं। मान लिया 2.9 ही होगी, समझो आप उस परिस्थिति पे आ गई जिसमें हम 2019 में थे। तो 2019 की परिस्थिति में वापस लाने में हमें 3 साल लगे। मतलब 2019 आप मार्च अप्रैल की बात करें तो अब हम उसको क्रॉस करके अगस्त की तरफ जा रहे हैं इस महीने 2022 में। तो इन 3 सालों में पैंडेमिक के 2 साल निकाल दीजिए तो करीब 1-1.5 साल में जिसमें नीचे गई जीडीपी, वापस आने में हमें ये 3 साल लगे, और हम 2019 में जो 2.9 ट्रिलियन के लेवल पे थे वो आज हम वापस समझ लें कि आ गए हैं। ठीक है, करीब करीब ऐसा समझ के चले। अगर ऐसी भी बात है तो मैंने आपको अभी फिगर दिए, अमेरिका 24 ट्रिलियन और चाइना क्लेम करता है 19 ट्रिलियन, और हम माने 16 ट्रिलियन भी माने इसको, 16 से 19 के दरमियान माने इसको, तो भी हमारे को 16 के लेवल 16.6 के लेवल से अगर हम अपने आप को का मूल्यांकन करें तो हम बीच में आपके जापान बैठा है 4.5 ट्रिलियन पे, 4 ट्रिलियन पे जर्मनी बैठी है, और हमें पता है कि जापान जर्मनी की क्या जनसंख्या है, इसमें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इवन अमेरिका की जनसंख्या जो है वो 33 करोड़ के करीब है। चीन की जनसंख्या और हमारी एक समान मानी जा सकती है, हम थोड़े अब ज़्यादा हो गए, हम 150 करोड़ की तरफ जा रहे हैं, मीन्स 1.5 बिलियन हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी, और जो चीन की पॉपुलेशन है वो 1.45 बिलियन के करीब है, मतलब 145 करोड़ है। तो ये इनकी समानता कही जा सकती है पॉपुलेशन के या जनसंख्या के संदर्भ में। पर हमारी जीडीपी देखिए आप, वो कहता है कि उसकी 16 वो कहता है 19 ट्रिलियन, पर ठीक है हम कह रहे हैं कि उसकी 16.6 ट्रिलियन है, तो हमारी कितनी है 2.9 ट्रिलियन। तो ये कैसे हो सकता है? हम कम से कम 50% चीन के तो बने, जिससे कि हम छत पे खड़े होकर जो वादे कर रहे हैं वो करें। तब हम 2.9 ट्रिलियन होकर इतनी खुशी मना रहे हैं कि हमने यूके को पीछे छोड़ दिया। भाई यूके की जनसंख्या को क्या कंपेयर करेंगे आप हमसे? तो यूके तो बस एक गुजरात से की पॉपुलेशन के समान है, बाकी कुछ नहीं उसमें, और हम उससे कंपेयर करते फिर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम को हम अपने से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने उनको हरा दिया नंबर 6 पे। भाई ये तो हमारे पीछे तब भी थे 2012 में। 2012 में तो हम नंबर 4 पे थे, जर्मनी से आगे थे हम। जापान जर्मनी की लड़ाई होती थी, एक ऊपर एक नीचे रहता था। तो हम यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान के बाद हमारा नंबर लगता था जो 2012 में। जर्मनी टक्कर में थी हमारे, आगे पीछे चल रही थी। ऐसे समय में हम उस चीज़ को जानते हुए 2012 की परिस्थिति को, आज हम 6ठे स्थान पे पहुंच गए थे, क्योंकि हम 6ठे स्थान पे थे तब, यूके के पीछे थे। इसका मतलब अब हम उससे आगे 5वें, उसको 6ठे पायदान पे भेजा। तो ये कौन सी उपलब्धि हुई? ये अगर सच्चे मायने में देखा जाए कौन सी उपलब्धि हुई है? ये तो केवल हम स्टेबलाइज हो रहे हैं, लेकिन क्या हमारी जो बात हो रही है, बीच में स्टैगफ्लेशन हुआ था, जिसको हम कहते हैं कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन जो है, आपकी महंगाई इतनी स्तर इतना, उसका दर्जा इतना बढ़ जाता है, जिसमें 2 इंडेक्स हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। जनरली जितने लोग बात करते हैं, कई इकोनॉमिस्ट भी बात करते हैं, वो सीपीआई को लेके बात करते हैं, पर सीपीआई सच्चाई नहीं बताता आपको। सीपीआई की जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो इन्फ्लेशन रेट है वो तकरीबन 7% के ऊपर है, और ये बहुत हाई है। ऑफ कोर्स हमसे हाई अमेरिका चल रहा है 9 के करीब, बट हम कोई अमेरिका को हम फॉलो करते रहे, जो अपनी महंगाई बढ़ाता रहा, अपने लोगों को दवाइयाँ कॉस्टली दे रहा है, वहाँ तो जीने का हिसाब किताब, वो इतने अमीर होकर भी उनके गरीब जो कम है, हमारा तरह तो नहीं है, लेकिन जो भी हैं बहुत बुरी हालात में हो जाते हैं। वो लिविंग कंडीशंस उनके, पर वहाँ लिविंग कंडीशन ख़राब होने के बाद भी सरकारें मदद कर रही हैं, और वो कम पॉपुलेशन है, 10-15% पॉपुलेशन की मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी जो मिडिल क्लास और रिच है वो बहुत ज़्यादा है, और न्यू रिच की तो बात ही नहीं करिए। और टॉप 6-7 कंपनियां हैं वो तो इतनी रिच हैं कि 50% ऑफ वेल्थ कंट्रोल करती हैं। उसके बाद एक और 45% जो वेल्थ है वो कुछ ऐसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास है। तो अमेरिका से हम कभी कंपेयर ना करें, और वो 24 ट्रिलियन की इकॉनमी है साहब जी, 33 करोड़ पॉपुलेशन में। हमारी क्या है? हमारी 2.9 ट्रिलियन है, हम मान लेते हैं इसको, और वो हमारी 150 करोड़ पॉपुलेशन बना रही है। कहाँ है? चीन 16.6 ट्रिलियन और उसकी 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, वो कर रही है। ये मैं बार बार आपको रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जहन में और नज़रिए में ये बातें रहें बिफोर हमारे लोग, चाहे किसी तरह को, मतलब रूलिंग नेता हो, अपोजिशन हो, कोई भी
हर एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट को लेके जाते हैं। कोई कहता है हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो भी सच नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं जो बिल्कुल आशावादी भी हैं और हम एटर्नल ऑप्टिमिस्ट भी कहलाते हैं, और हम ज़रूर भारत को आगे देखना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी 6 ट्रिलियन की इकॉनमी उसका रास्ता बने, और ये 2027 में हो सकता है, क्योंकि हम पेंडेमिक के ईयर्स को छोड़ दें अभी, अब वो कुछ नहीं कर सकते, जो पुरानी बात हो गई, बीती साही बिताई दे आगे की सुधि ले, और वो छोड़ दीजिए, नई बात करिए, करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जो परिस्थिति में अभी हैं उससे उभरें। एक रिसर्जेंट इंडिया की बात होनी चाहिए। तो इस वक्त जो है दो राय नहीं है मेरे लिए कि हम स्टैगफ्लेशन जो है वो कहाँ से कहाँ हमारा इफेक्ट हुआ। स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में क्या होता है कि महंगाई दर बहुत ऊपर होता है, ग्रोथ रेट कम होती है, और वही हुआ। हमारी तो ग्रोथ रेट 4.5%, किसी किसी 2.5%, किसी किसी क्वार्टर में पिछले 3 साल में 2.5% के भी नीचे थी। नेगेटिव ग्रोथ रेट आई -8-9%। अब ये सब जो डेटा है ये इतना कंफ्यूजिंग है कि हम जो -8.5% से अगर हम ग्रो कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव बता देते हैं, क्योंकि हम उस संदर्भ को लेके फिर ग्रोथ रेट की बात करते हैं। तो अगर कोई भी 2019 के लेवल के लेके बात करे ग्रोथ रेट, वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि 2000 लेवल के जो लेवल है वो 0 पॉइंट माना जाना चाहिए। फिर आप उसके नीचे गए और वो वापस आए तो उनको उसको ग्रोथ रेट के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो कभी कोई 13.5% हम क्वार्टर में ग्रो कर गए, पिछले क्वार्टर से उस क्वार्टर से, ये वाली बातें सच्ची नहीं है। ओवरऑल ग्रोथ रेट देखना चाहिए हम कैसे। तो हम एक तरह से हम डबल डिजिट के बहुत नीचे हैं इस वक्त, 5% से ऊपर हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यही सत्य है। और अगर हम एवरेज सालाना 5% के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते तो इसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन्स के ऊपर जाएं तो आज की परिस्थिति में 2.9 ट्रिलियन से अगर हमें 5 ट्रिलियन की इकॉनमी 2027 में खड़ी करनी है तो हमें 11% के ऊपर पर एनम हर साल प्रति वर्ष ईयर ऑन ईयर हमें 11% क्यूमुलेटिव एक के बाद एक ग्रो करना चाहिए। कांस्टेंट 11 के ऊपर ही होना चाहिए हमारा ग्रोथ, 11.5%। तो अगर हमारी सरकार कहती है इस साल हम 7.4% ग्रोथ करेंगे 22-23 में, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी 4-5 पॉइंट पीछे हैं। फिर अगले साल वो बन जाए कि 12% पे 4 साल में ग्रो करना पड़ेगा या 12.5 करना पड़ेगा। तो ये आप एक समझ के चलिए कि 5 से 6 ट्रिलियन इकॉनमी के लिए हमें डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए, और वो डबल डिजिट कहने से नहीं होगा, वो आपको सोचना पड़ेगा उसको कैसे करना है। कुछ चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन है इसमें, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स का क्या बड़ा काम होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो व्यापारी उधर से माल खरीदते हैं, जो बल्क में खरीदते हैं वो लाते हैं आपके पास, मंडियों में माल खरीदा जाता है, सब्जियां खरीदी जाती है, दाल वाल खरीदे जाते हैं। वो होलसेल का जो प्राइस है इंडेक्स है, ऊपर से फैक्ट्रियों में जो इनपुट माल जाता है, जो सप्लायर उसको देते हैं, वो भी WPI में कंट्रोल्ड है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। उसकी हमारी जो इस वक्त जो होलसेल प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन रेट है वो 15% के ऊपर है, और ये बड़ी डेंजरस है, क्योंकि ये हमारी अमेरिका के टक्कर में हम नहीं जा सकते। उनकी भी इसी प्रकार की इन्फ्लेशन है, जर्मनी की इतनी नहीं है, और एशिया के किसी देश की भी इतनी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो जो WPI का जो है, हम कंपेयर तो अच्छे देशों से करेंगे ना, हम थोड़ी किसी ऐसे ही मतलब छोटे मोटे राष्ट्रों से कंपेयर करना हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें कंपेयर करना है, हम टॉप 5 में तो टॉप 5 को कंपेयर करेंगे। वो जापान की है, उसकी इन्फ्लेशन रेट इतनी नहीं है इस वक्त, पर ये सब इकॉनमियाँ पर कैपिटा में और अपने स्ट्रेंथ में हमसे बहुत तगड़ी है, ठीक है। जापान भी गुजरात के बराबर ही है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, 7 करोड़ आप समझ लीजिए, ठीक है। और जो उनके हिसाब किताब है, तो बट उनकी जो इकॉनमी है वो 4 ट्रिलियन के ऊपर है, 4.5 ट्रिलियन है। तो देखिए वो तो अमीर देश है उस मामले में, भले उनकी करेंसी वीक होगी चाहे कुछ भी होगा, पर हमारी तो करेंसी अब 80 रुपये को हो गई है। इवन हमारी जो रशिया जो 2 ट्रिलियन की इकॉनमी है उसकी रूबल स्ट्रांग हो गई, वो 80 रूबल थी $1 पे अप्रैल 2022 तक। अब उसका ये है कि अब वो 55 के अराउंड घूम रही है, मतलब 50-55 के दरमियान ही रह रही है रूबल डॉलर, 50 रूबल डॉलर के लिए। और हमारी हालत है, हम थे 50-52 में डॉलर के दरमियान और डॉलर के कंपैरिजन में, अब हमारी हालत क्या होगी, हम 80 के ऊपर घूम रहे हैं। तो ये भी एक परिस्थिति। देखिए वो रशिया को पॉपुलेशन कम है उनकी भी, वो अमीर देश है, पर वो एक पुअर इकॉनमी नहीं है, काफ़ी डेवलप्ड इकॉनमी है और बड़ी पावरफुल देश है। यूक्रेन वाली जो बातें जितनी भी हुई उसमें वेस्ट को नुकसान हुआ। इनफैक्ट उन्होंने अपनी इन्फ्लेशन और अपनी गैस की प्राइस, ऊर्जा की जो प्राइसेस है बहुत हाई करा ली, और इस वॉर से किसी का फायदा नहीं हुआ है। इसमें किसी न किसी तरह से रशिया को टेबल पे बातचीत पे लाना चाहिए था, उसकी जगह पोस्टरिंग हुई, वापस कोल्ड वॉर के स्टाइल में काम हुआ।
नाटो ने अपना प्रेशर दिखाया, और मैं पहले से कह रहा था इसमें नुकसान पश्चिमी देशों का होगा और अमेरिका का ज़्यादा नुकसान होगा, और भारत को अपना नुकसान हुआ क्योंकि हम रुपी रूबल ट्रेड चालू नहीं कर पाए, क्योंकि हम वो वेस्ट को और अमेरिका को प्लीज़ करते रह गए। हमें तो अमेरिका को कहना चाहिए था कि आपको ये लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए और आपको किसी तरह हमें इनको टेबल पे बिठाना चाहिए था। चलो ये सब अपनी वो बातें हैं जो नहीं हुई, एंड वो अभी भी हो सकती हैं अगर सारे देश समझें कि क्या चल रहा है। मिडल ईस्ट के जो देश हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारी इकॉनमी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम किसी तरह से उनके साथ अच्छे संबंध रखें और हम यहाँ भी माहौल ऐसा बनाएं जिसमें सब लोगों का काम हो, विचारधारा का छोड़ के केवल विचारधारा ही खाली हमारा मदद नहीं कर सकती, बट एक चीज़ हमें मदद करेगी, वो हमारी इकॉनमी करेगी। हमारी बोलते हैं ना, जो हम सबको लेके चले, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सर्वधर्म समाभवा वसुधैव कुटुम्बकम, ये हमारा काम आएगा, बाकी कोई काम नहीं आएगी। ये सेकुलरिज्म काम आएगी, कितनी गालियाँ दे दो, सेकुलरिज्म जो है वही काम आएगा। इसके अलग स्टाइल से अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शब्द सोशलिज्म सेकुलरिज्म हटा दें। भाई कैसे हटाओगे? वाजपेयी साहब ने पार्टी के अंदर सितंबर 2012 के अंदर ही ये पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में बीजेपी की भी है कि भाई पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो करेंगे। केवल बात ये हुई थी कि सीडो सेकुलरिज्म को हम ना प्रमोट करें, क्योंकि दोनों साइड एक्सट्रीम वो ख़राब है। कहीं मेजॉरिटिज्म करें, माइनॉरिटिज्म करें, दोनों ही ख़राब है देश के लिए। आपको सबको लेके चलना है और सबका योगदान चाहिए भारत को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये यही मैं समझता हूँ, ये मूल मंत्र है अपना। और अगर ये माहौल हम क्रिएट कर पाएँ अगले 1 साल में, तो हमारी इन्वेस्टमेंट और जीडीपी भी बहुत आगे पहुंच जाएगी चीज़ें। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम अंदरूनी माहौल को हम उस पायदान पे देख रहे हैं जिसमें लोगों का आपस में प्रेम की जगह एक तरह का अनफॉर्चुनेटली हेट भी बढ़ा है, और इसको हमें बिल्कुल कम करना है। और ये हम किसी एक को ब्लेम करें, हम मैसेंजर को शूट कर दें, ये सोशल मीडिया से हो रहा है, इससे हो रहा है, नहीं, ये हमारी इंडिविजुअल बिहेवियर से हो रहा है। और इंडिविजुअल बिहेवियर को नेता लोग उसको आग लगाते हैं। कहें सभी लोगों को बोला हुआ है, हर नेता को इनकी जिम्मेदारी है। जो लीडर्स हैं हमारे, उनको चाहिए कि देश को शांति की तरफ ले जाएं। महात्मा गांधी का जो पूर्ण रूप से शांति के ऊपर जो बहाल उन्होंने काम किया, वर्ल्ड पीस के लिए काम किया, उसको हमें वापस याद करना है। और बोस साहब की सेकुलरिज्म को याद करना है। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी बोस, वो कम्प्लीटली सेकुलर आदमी थे और उनकी सेकुलरिज्म को और स्ट्रॉन्ग करना है हमको। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सेकुलरिज्म को हमको आगे लाना है। हमें समानता लानी है, समाज में समानता लानी है। हमें ऊंच नीच का दायरा कंप्लीटली तोड़ना है। हम इस सब को तोड़ नहीं पाए हैं। हम विफल रहे हैं कुछ तरीके से। एज अ नेशन, एज एन इकॉनमी हम विफल रहे हैं। मैं कई बार जाता हूँ नेबरिंग भूटान में, वो देखिए हम लोग से अच्छी तरह से जी रहे हैं, पर ऑफकोर्स उनकी चैलेंजेस ये कम्युनिटी वाइज डाइवर्सिटी चैलेंजेस कम है। पर एक छोटा देश जिसको कई लोग यहाँ से बैठ के फ्लडलिंग इकॉनमी कह देते हैं, वो बहुत बढ़िया इकॉनमी है, उसको देखना चाहिए। उसकी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बहुत बड़ी बात है। मैं इसको भारत के लिए कहता हूँ कि हमें ग्रॉस नेशनल हार्मनी एंड हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहिए जीडीपी के अलावा। तो जब तक हम ये सब कार्य नहीं करेंगे, अभी फिर से बत्ती गई और आई थोड़ी सी, मेरी थोड़ी सी फेस चली हुई, बीच में फिर आ गया। वीडियो तो मैं ऐसे ही रखूँगा, ऐसे ही मैं लोड करूँगा इसको। तो कहने का क्या मतलब है, हम जहाँ भी जो चीज़ भी करने गए हैं, एक बात पक्की हुई है कि जब तक हम एकजुट ना रहें, जब तक हम प्रेम का माहौल ना फैलाएं, जब तक हम साथ काम करने की बात ना करें, तो हमारे राज्य भी कैसे ऊपर आएंगे। अब उत्तर प्रदेश है, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है भारत के लिए। 25 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। क्या ये महाराष्ट्र जो 12 करोड़ की इकॉनमी है, क्या वो भारत की सबसे बड़ी इकॉनमी आज के दिन? उसका मैं आपको कहता हूँ, जब हम 2019 की बात है तो महाराष्ट्र की इकॉनमी $366 बिलियन की कंट्रीब्यूशन कर रही थी भारत की इकॉनमी को, और ये बढ़ के तब भी इकॉनमी 2.9 ट्रिलियन है। आज 2.9 ट्रिलियन में महाराष्ट्र की इकॉनमी 467 बिलियन, 467 बिलियन की कंट्रीब्यूशन कर रही है। अब देखिए, अब सरकार कोई भी हो, हमें ये मानना पड़ेगा कि उद्धव साहब की लीडरशिप में ये काम हुआ। मीन्स पहली बार देश में किसी मुख्यमंत्री की लीडरशिप में $101 बिलियन ऐड हुए। मतलब तकरीबन हर 6 महीने $20 बिलियन की एडिशन हुई महाराष्ट्र में। 12 करोड़ के ऊपर की जनसंख्या है, अब 13 करोड़ की तरफ जा रही है। बट बेसिकली हमने 2019 में भी 2.9 ट्रिलियन था, तब हमारी 367 बिलियन था, 367 बिलियन था, 366 था। अब हमारी 467 बिलियन में जुलाई के अंतर्गत जब उद्धव ठाकरे साहब की सरकार चली गई, उस समय 2.5 साल में उन्होंने
ये किया और ये रिकॉर्ड है भारत के सभी मुख्यमंत्री और लीडरशिप के अंदर, ये रिकॉर्ड रहेगा। ये कोई और चैनल बात नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई बताएगा नहीं। पर मैं दूसरे हिसाब से बोल रहा हूँ, अब जो भी बैठी है सरकार, अच्छा बुरा जो लड़ाई अपनी करती रहे, पर जो भी बैठी है वो इस बात को ध्यान रखे कि हमें 467 बिलियन से आगे ही बढ़ना है। इसका मतलब महाराष्ट्र की कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में बढ़ा ही है। अगर हम वापस 2.9 ट्रिलियन में आए हैं और 2019 में 2.9 ट्रिलियन थे, तो तब 366 बिलियन की का योगदान था, अब 467 बिलियन योगदान है। तो हमें हर मुख्यमंत्री, बुरा अच्छा, उसने अपना काम किया है, उद्धव साहब ने भी काम किया है। तो अब हम चाहेंगे कि जो भी हमारे शिंदे साहब हैं, फडणवीस साहब हैं, ये देखें इस बात को, इससे हम आगे और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र जितना स्ट्रांग होगा उतना देश का भला होगा। इसी प्रकार से नंबर 2 राज्य जो है तमिलनाडु है, वो 290 बिलियन के करीब अपनी जीडीपी कंट्रीब्यूशन उसकी, और वो भी बहुत अच्छी परिस्थिति पे है। और जितना अच्छा काम अब डीएमके के स्टालिन साहब करेंगे वहाँ पर और अर्थव्यवस्था की तरफ काम होगा। और उनके जो पलनीवेल त्यागराजन साहब हैं पीटीआर, वो डॉक्टर पलनीवेल त्यागराजन, वो बहुत बढ़िया फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री देश के जितने हैं उनमें सबसे होशियार हैं। अगर वो कुछ कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ, तो वो राज्य भी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन मेंटेन करेगा। और यहाँ हमें कहना पड़ेगा कि गुजरात नंबर 3 पे है इस वक्त, 260 बिलियन के करीब उसकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, और वो भी ग्रोथ रेट पे है, मतलब वो अपने ट्रैक पे है। पर वो बहुत सारी चीज़ें जो अभी फिर से बिजली चली गई, आप मेरी आवाज़ सुनते रहेंगे, जो भी उनका थोड़ा बहुत गुजरात का जो यूटिलिटीज़ की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हुई है देश में ऊर्जा की के उत्पादन के अंदर, वो अभी भी नंबर 1 और स्ट्रॉन्ग है। महाराष्ट्र भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके यहाँ डेफिसिट नहीं है गुजरात के, तो उसको मेंटेन करेगा तो वो कुछ कर पाएगा। और गांव खेड़े में बिजली जानी चाहिए, सस्ती जानी चाहिए, ये मेंटेन करे तो बात अच्छी है। गुजरात करता रहेगा अच्छा। और यस, वहाँ पर रिमोट एरिया में डेवलपमेंट की बहुत कमी है, कई जगहों में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अभी कमी आ रही है फिर से, जबकि गुजरात इज इंफ्रास्ट्रक्चर रिच स्टेट, उसके बावजूद भी उसमें कमी है। स्कूलों में पढ़ाइयों का क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो भी आए उसको काम करना है। और डाउन्स अब कंपेयर करें कि वो 25 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कंपेयर करें, वो नंबर 4 पे है, 250 बिलियन की, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बट उसमें गुजरात की 6.5 करोड़ की जनसंख्या और यूपी की 25 करोड़ की जनसंख्या। इसका मतलब आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत डेवलपमेंट करना है, बहुत काम करना है। देखिए महाराष्ट्र 12 करोड़ अगर 467 बिलियन करता है, और यूपी के 25 करोड़ केवल 250 बिलियन पे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। मतलब आप देखिए उसकी पॉपुलेशन को आप हाफ करके उसकी कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो हाफ ही हो जाएगा, तो तब समझ में आएगा कि जहाँ महाराष्ट्र 467 बिलियन है, उत्तर प्रदेश का 125 बिलियन पे आ जाएगा 12 करोड़ के लिए। तो ये बातें गणित पे खाली नहीं, बट ये असली स्टैटिस्टिक्स पे काम करना है लोगों को। मतलब हम पिच करते हैं कि ये तो, इसलिए उत्तर प्रदेश की गरीबी में की रेखा में बहुत लोग हैं, तो उनको बाहर लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी है, और वो बिल्कुल सब पॉसिबल है। और मैं तो योगी आदित्यनाथ साहब को कहूँगा कि आप बहुत पोल पोजीशन में, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और अगर सब धर्मों को सबको एक साथ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। और ये होने के लिए हमें माहौल पैदा करना पड़ेगा, और यूपी के लोगों को भी हमें सक्षम बनाना पड़ेगा, उनकी रोज़गार का तरीका निकालना पड़ेगा। और बिल्कुल मैं कहता हूँ कि 1 ट्रिलियन का यूपी 2 ट्रिलियन कर सकती है 2030 तक। मेरी नज़र में 2030-32 में यूपी कैन कंट्रीब्यूट $2 ट्रिलियन टू द इकोनॉमी। महाराष्ट्र खुद भी 2 ट्रिलियन कर सकता है, महाराष्ट्र तो 1 ट्रिलियन 27 में बन ही जाएगा। तो जब महाराष्ट्र 2 ट्रिलियन कर रहा होगा, उत्तर प्रदेश भी उसके आसपास हो सकता है। तो ये अगर आज मेहनत करेगा, पर यह बात पक्की है कि महाराष्ट्र की 2 ट्रिलियन 12 करोड़ की जनसंख्या करेगी। गुजरात की आज 260 बिलियन है, वो भी 750 बिलियन तक पहुंच जाएगा, बल्कि उसकी पॉपुलेशन हाफ ऑफ महाराष्ट्र होगी। तो वो ये बातें हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट है, एक एडवांटेज है। तमिलनाडु का मैं कहता हूँ वो भी 2 ट्रिलियन पे आ जाएगा, वो बहुत तगड़े रूप से है, वो शायद 2 ट्रिलियन के ऊपर भी जा सकता है वो भी। महाराष्ट्र और तमिलनाडु तो लीडर रहेंगे। उनकी जो डेवलपमेंट है वो उनकी जनसंख्या है, वर्कफोर्स का है। गुजरात के लिए चैलेंज ये है कि कैसे वर्कफोर्स को फिर अट्रैक्ट करें। तो ये सारी बातें हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के दिन, और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का इशू भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से चीन हावी होने का प्रयास कर रहा है, चीन को आपका कुछ नहीं चाहिए, चीन को आपकी मतलब पानी और ऊर्जा के स्रोत पे वो काम कर रहा है। वो हमारे को लद्दाख साइड पे भी प्रेशर, अरुणाचल में भी यही दे रहा है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की चिकन नेक को उसको नदियों पे, और उसकी जो वाटर फ्लो है जो पूरी, स्पेशली ब्रह्मपुत्रा की है, और जो
अनेकों नदियां जो अरुणाचल में बह रही हैं उसकी तरफ नज़र है। वहाँ तकरीबन 250 गीगावाट से ऊपर जो है हाइड्रो पावर पड़ा हुआ है हमारा इन सभी नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर राज्यों में, और वो उसकी नज़र कर रहा है। वो किसी तरह से वो सलामी स्लाइसिंग करते करते आपके नदी जो है नदियों के स्रोतों पे कंट्रोल की बात कर रहा है। उसको अरुणाचल की ज़मीन पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उसको उस ज़मीन पे इंटरेस्ट है जहाँ ये पानी का स्रोत है, और वही इंटरेस्ट उसका वहाँ है। और दूसरा, उसको भारत की चिकन नेक पे नज़र है, क्योंकि वहाँ से भूटान की बिजली सारी हमारी आती है। इस तरह से प्रेशर भूटान पे बनाने का काम, नेपाल के ऊपर भी प्रेशर बनाने का काम। तो ये जो उसकी जो गेम प्लान है इसको समझना पड़ेगा। ये वहाँ पर हमको तकलीफ कर रहा है। श्रीलंका में आके बैठता है हम, तो होता है उसका काम ये है कि हमें इंडियन ओशन पे प्रेशर डाले। तो उसकी तो हम तैयारी कर रहे हैं नेवल वे में। अब उसकी तैयारी और ज़ोर से होनी चाहिए। वहाँ पर कम से कम हमें 25 फ्रिगेट तगड़े वाले उतारने चाहिए, और अपने को जो सदर्न और साउथ वेस्टर्न कमांड है उसको, एयरफोर्स को उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिससे कि वो नेवी के साथ मिलकर इतनी बड़ी शक्ति बना रहे कि चीन कहीं से भी आए इंडियन ओशन में वो हमें फेस नहीं कर पाएगा। और अगर हम दोनों एयरफोर्स और नेवी को इस तरह से इंटीग्रेट करके काम करें और पूरे अरब महासागर और बे ऑफ बंगाल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, तो उसके अराउंड जितनी भी पेरिफेरल्स है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, तो चीन कुछ नहीं कर पाएगा। और वही काम आएगा हमारे माउंटेन्स में, ईस्ट और वेस्ट में, जहाँ हम उसमें हमें कम से कम जो हमारे सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हैं, तेजस है, और हमें ग्रिपेन ई को भी लेना चाहिए। और इसको लेके और रशिया के साथ जो संधि करके उनकी भी एक सुखोई 75 आई है, इसकी भी हाइब्रिड बनाएं, एब्जॉर्ब करें टेक्नोलॉजी और भारत में बनाना शुरू करें, एचएएल को स्ट्रॉन्ग करें इंडिजनाइज करने में। तो इससे हमारे अगर 1000 से 1500 फाइटर एयरक्राफ्ट की अगर हमारे पास ये है, और एक आध हम बॉम्बर भी लें, तो हम बाकायदा चीन के पूरी जो कहते हैं ना उसको ब्लंट करना, उसकी जो सैन्य शक्ति की वो बात करता है वो पूरी ब्लंट हो जाएगी। पाकिस्तान तो बोलेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो धीरे धीरे इंडिया से झगड़ने की जगह वही सोचेगा किसी तरह से ये सीपीसी कॉरिडोर में हमारे साथ दोस्ती बनाया जाए। कर तो गया गलती, उसको चीन के हाथों दे गया है, पर हमें चीन को उस जगह लाना है जहाँ पर वो धीरे धीरे ये मानना शुरू कर दे अब भारत को हम पुश नहीं कर सकते, और वो टेबल पे जब बैठे तो वो हमारे से बिजनेस की बातें करे, ना कि मिलिट्री की बातें करे। तो अभी तो वो नहीं हुआ। अभी तो उसको लगता है कि भारत को प्रेशर दे सकता है, लगता है छोटे छोटे टेरिटरीज के ऊपर अपने हाथ पैर घुमाता रहता है, वायलेट करता है, और वो सब कर रहा है। हम मिलिट्री एक्शन पूरी रूप से नहीं ले रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन अगर भारत ने मिलिट्री एक्शन ले लिया कहीं पे, मैं आपको ये कह सकता हूँ बड़े पक्के तौर पे कि फ्री हैंड दे दीजिए हमारी मिलिट्री को, दैट मीन्स आर्मी एयरफोर्स को और नेवी को भी। आप समझिए कि चीन को 1 ही साल लगेगा, और इसके लिए हमें अपनी डिफेंस बजट को, अभी वो 70 बिलियन के करीब है पर एनम, इसको 100 से 120 बिलियन पर एनम करना पड़ेगा। ये मैंने 2019 में इंडिया डिफेंस टेक कनक्लेव में मैंने कहा था, जो मार्केटोमी फाउंडेशन और डिफेंस एंड मरीन बेस्ड मैगजीन हमारी वो उसने किया था दिल्ली में, न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तब हमने कहा था और हमने भेजा था डिफेंस रक्षा मंत्री और मंत्रालय को कि भाई हमारी बजट को 100 बिलियन पर एनम करिए और 4 साल में 22 तक खर्चा करिए। नहीं हुआ है, उसमें खर्चा कम हो रहा है, क्योंकि चीन की जो डिफेंस बजट है अब $280 बिलियन पहुंच गई पर एनम, और अमेरिका की $780 बिलियन है। इसको देख के कम से कम 100 बिलियन, 125 बिलियन तो अपनी दें इसमें बजट में। ये हमारी ज़रूरत है, तभी हम डिफेंस इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम को और जोर कर लगा सकते हैं। और वो 30-40 बिलियन जो हमारे होंगे वो हमारे एक्स्ट्रा जो होंगे, अदर देन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं और जो एक्सपेंसेस हैं, और सैनिकों को की परिस्थिति को अच्छे हाल में रखना है, और इनको रिटायर्ड लोगों को मदद करनी है, साइकोलॉजी इनकी अच्छी करनी है। अगर हमें डिफेंस फोर्सेस के और इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर्स को, डीपीएससी को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो हमें एक ही काम करना पड़ेगा, हमें बजट बनाना पड़ेगा अच्छा। और ये बजट ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम किसी चाइनीज़ ऐप को उसको बंद करें, वो केवल वो परचून की दुकान है, उससे कुछ नहीं होगा इनका। इनको मिलिट्रीली सीधा बताना पड़ेगा कि हम वो तीसरी और चौथी, जो हम चौथे मिलिट्री पावर हैं, 5वें इकॉनमी है पर चौथे मिलिट्री पावर है, हमें चौथे की जगह नंबर 3 होना पड़ेगा। अमेरिका, रशिया, और तीसरे स्थान पे दोनों का होना चाहिए, मतलब चीन और हमारी टक्कर होनी चाहिए। तो वो परिस्थिति जब आएगी तब चीन आपको इक्वल समझेगा। चीन वीक कंट्रीज़ को थोड़ी सी वीकनेस दिखाएंगे आप, चीन आप पे प्रेशर लगाना शुरू कर देता है, और वो लड़ाई की तरफ नहीं जाता है, पर वो प्रेशर लगाता है और वो अपनी चीज़ें निकालता जाता है, उसको जो चाहिए वो ले लेता है। तो चीन की ये जो सलामी साइजिंग पॉलिसी है और वो थ्रेटनिंग वाली पॉलिसी है, पोस्टरिंग वाली पॉलिसी है, फिर अपनी उनकी मीडिया सारी आ जाती है पोस्टरिंग करने। तो ये जो बिज़नेस है इनका, इसको अपने पूर्ण रूप से समझ के उसको उसी के आँख से आँख दिखा कर उसको बराबर टाइट करने का, और ये इसकी हम बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, क्योंकि हमारी एक्चुअल मिलिट्री जो है ये चीन की मिलिट्री से बहुत पावरफुल है।
चीन की पीएलए की जो मिलिट्री है वो किसी हालत में भारत की मिलिट्री के सामने खड़ी नहीं रह सकती। ओनली हमारी जो टेलीकम्युनिकेशंस रिलेटेड थिंग्स हैं और हमारी एडवांस्ड वॉरफेयर है, एआई बेस्ड वॉरफेयर की जो तैयारी कर रहा है उसकी जो तैयारी है हमारी भी इक्वल लेवल पे होनी चाहिए। पर उसके पहले बिफोर वी गो टू एआई एंड अदर एडवांस, वी मस्ट स्ट्रेंथन आवर एयरफोर्स इन अ बिग वे एंड आवर नेवी इन अ मैसिव वे। ये दो है, आर्मी तो बहुत स्ट्रांग ऑलरेडी है और उसके डिप्लॉयमेंट और स्ट्रैटेजिक जो हमारी फोर्सेस हैं, ऊपर से हमारी माउंटेन फोर्सेस हैं, इन सबको हमें और मजबूत करके इनको, क्योंकि पहाड़ों पे लड़ना आसान नहीं है। भारत इज़ द ओनली कंट्री विच नोज हाउ टू रियली डिफीट द एनिमी इन द माउंटेन्स एंड ऑल्टीट्यूड। हम शायद दुनिया के सबसे बेस्ट ऑल्टीट्यूड फोर्स हैं आज के दिन, चाहे वो हमारी एयरफोर्स की ऑपरेशन हो, बट हमारी आर्मी जो है वो उसके अंदर जो स्पेशल फोर्सेस और माउंटेन फोर्सेस हैं, ये दुनिया की सबसे सक्षम फोर्स है, ध्यान रखिएगा। और वो जो सतलज नदी और बाकी नदियों में देख रहे हैं, रशिया की स्पिटनार्स की तरह हमारे भी फोर्सेस जो हैं बड़ी कमांडो फोर्सेस हैं, और जो मल्टी एक्टिव फोर्सेस हैं, मल्टी एक्शन फोर्सेस हैं, वो मतलब एम्फीबियन भी हैं, लैंड पे आएंगी, सब करेंगी। उनके ताकत के सामने शायद ही कोई मिलिट्री खड़ी हो सकती है। पर इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें बजट भी स्ट्रेंथन करने हैं। मैं निर्मला जी को इस वीडियो में देखेंगी तो, या उनको कोई पहुंचाएगा तो कहता हूं कि इस पे काम करिए, अगले बजट में ये हमारे डिफेंस को अच्छा बजट दीजिए, चाहे कुछ भी हो। और दूसरा जो है हमारे को बहुत स्ट्रेंथन करना है, वो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी को। हम आईटी वाईटी को कितना भी स्ट्रेंथन करें, हम बड़ा नहीं कर सकते। इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको मैं कहता हूँ, ये हमने वाइट पेपर बनाई सेडाट प्लस, जिसमें कंप्रेस्ड बायोगैस निकालने वाली बात हुई। इट्स कॉल्ड बायो सीएनजी। उसमें हमारी पूरी गैस की इंपोर्ट का जो साधन है वो 50% कम हो जाएगा। 6 लाख गांव है भारत में, अगर 3 लाख गांव भारत के उसमें सीबीजी के प्लांट लग जाएं उसके अराउंड, मतलब उसके पेरिफेरल पे, क्योंकि प्लांट लगाने वाले तो छोटे प्राइवेट सेक्टर के लोग होंगे। और इसमें पराली, शुगर केन, ये जितनी एग्रो वेस्ट है, प्लस प्रेस मड, बेसिकली शुगर केन का जो डिस्टिलेशन के बाद जो वेस्ट आता है प्रेस मड कहलाता है, चिकनी मिट्टी की तरह होता है, इसमें काफ़ी गैस होती है। इसको काउ डंग, बफलो डंग, मतलब ये जो एनिमल हस्बेंड्री का वेस्ट है, इसको बोवाइन वेस्ट भी कह सकते हैं अगर हम बाकी भी लें तो, बट बेसिकली इसको लेके अगर हाइब्रिडाइज किया जाए, इसमें से ह्यूज क्वांटम ऑफ कंप्रेस बायोगैस निकलती है। और इसकी टेक्नोलॉजी ऑफ प्योरिफिकेशन मेम्ब्रेन की वॉनिक जर्मनी की एक टेक्नोलॉजी है, वो थोड़ी सी अभी मोनोपोली है, पर कोई उसकी लाइसेंस लेके इधर काम करना शुरू करे, उनको अप्रोच करे, मेम्ब्रेन लगाए कई जगहों पे, और उसको इंडिजनाइज भी किया जा सकता है। ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। और आज स्क्रबिंग और कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबिंग, अमोनिया स्क्रबिंग से सब हो रहा है। प्योरिफिकेशन ऑफ गैस, मतलब गैस निकलती है जो ये हाइब्रिड ऑफ, अब हमारा रोहतक में एक प्लांट है, उस प्लांट में जो जिसमें हम विजिट भी किए हैं, उसमें 7 टन्स पर डे प्रोड्यूस हो रहा है, विद एन आउटपुट ऑफ 150 टन्स पर डे ऑफ प्रेस मड एंड 100 टन्स पर डे ऑफ काउ बफलो डंग। इससे 60 टन पर डे गैस बन रही है। और उसको पहली बायो पंप में बायो सीएनजी पंप भी दे दिया गया। आईओसीएल इज अ नोडल एजेंसी जो स्कीम को सेटैट को हैंडल कर रही है। उसमें पहले 5000 प्लांट का था, हमने अपनी रिपोर्ट में कहा ये 10,000 तो अभी भी बन सकते हैं, और हम कह रहे हैं अभी कि 3 लाख प्लांट बन सकते हैं 3 लाख गाँव में, 6 लाख गाँव में से। उससे हमारी जीडीपी की ट्रैक्शन जो है केपेक्स में 1.65 ट्रिलियन की हो सकती है। पर प्लांट ऑफ दिस साइज 7 टन्स पर डे अगर हर विलेज में लगाया जाए, 5 to 7 टन पर डे अगर हर विलेज में लगाया जाए, 3 लाख विलेजों में 50%, मतलब 50% ऑफ आवर विलेजेस, 50% हमारे गांव में, जो 6 लाख गाँव, उसमें 3 लाख गाँव में अगर ये प्लांट लग जाए, 1.65 ट्रिलियन US डॉलर की ट्रैक्शन है केपेक्स में। और बायोगैस बेचने की जो ट्रैक्शन है वो तकरीबन 3 ट्रिलियन पर एनम, और सस्टेनेबल बार बार आएगी 3 ट्रिलियन। देखिए कोई भी बिजनेस इससे ज़्यादा अच्छा आपकी ट्रैक्शन नहीं दे सकता है। देखिए इथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है वो केवल ब्लेंडिंग होगी, उसमें हम शुगर केन को लूज़ कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं। चाहे तो हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को करना चाहिए कि हम उसको आखिर में बायोगैस निकालें, तो वो 100% इंजन में जलेगी। चाहे किसी तरह के ट्रैक्टर में डाल सकते हैं, हम मोटरसाइकिल में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं आपकी पेट्रोल वाली इंजन हो या डीजल वाली इंजन हो, हम सबको मॉडिफाई कर सकते हैं, किट्स बन सकती हैं। और ये ज़बरदस्त रेवोल्यूशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्राम, ये ईवी से बेटर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या डिसएडवांटेज है हमारी, हम जब लिथियम बैटरी लगाते हैं, हम जाके कोयले की बिजली के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि ये रात को ज़्यादा चार्जिंग करती हैं। स्टैंड अलोन चार्जिंग इनकी होती नहीं है। और ये ग्रिड से जो बिजली लेंगी 90% वो तो अपने को कोयले की बिजली खपत होगी।
तो ये हमारे लिए कोई रिन्यूएबल नहीं होगा अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को आज के बैटरी के हिसाब से देखें। हाँ, फ्यूचर हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगी क्योंकि फ्यूल सेल से चलेंगी, ना कि बैटरी से। तो वो टाइम आएगा तब हम उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और ज़्यादा हम उसकी इस्तेमाल की बात करें। पर प्रेजेंटली लिथियम आयन बेस्ड हम कर रहे हैं, हम फिर निर्भर उसी चीन के हाथों में जा रहे हैं। हमने सोलर में भी यही गलती हुई है, हमारे पास सिलिकॉन ना बनता है, ना इनगट बनता है, ना कुछ बनता है, हम केवल असेंबलर बन गए हैं। और हम ये फैक्ट्री बनाना भी चाहें तो ऊर्जा, हमें उसमें लगने वाली ऊर्जा बहुत चाहिए, और हमारी ऊर्जा यहाँ प्राइवेट में कमर्शियल ऊर्जा जो 14 रुपये में बन रही है, तो कहाँ से लाएं। और अगर कोई कैप्टिव भी लगा लेगा, जितना भी लगा लेगा, उसके लिए वही मुसीबत है कि एट द एंड ऑफ द डे वो सिलिकॉन के लिए, रॉ मटेरियल के लिए वो चीन ही आपको सप्लाई करेगा, और चीन नहीं तो दूसरे देशों से लेना क्वांटम कम है, हमारे देश में इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो ये वाली परिस्थिति, और वो ज़रूर अपने आप को, वो अपने आपको मार्केट देखेंगे, वो बेचने का प्रयास करेंगे। आपने कस्टम ड्यूटी लगाई, आपके टैक्स बन रहे हैं, जीएसटी 25% कलेक्ट कर रहे हैं, चीन का कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसमें बेच रहा है, ठीक है। आपकी कंपनियां बना नहीं पा रही हैं। उसके बाद 100 गीगावाट की कैपेसिटी है इसके अंदर, और बाकी 30% दुनिया भर में बना हुआ है, 70% उसके हाथ में है। तो हम जब तक अमेरिका, यूरोप के साथ कुछ कोलैबोरेशन करके इसकी कैपेसिटी भारत में ना बढ़ाएं, और मिडल ईस्ट के साथ भी करके वहाँ कैपेसिटी ना बनाएं अपनी कैप्टिव, तब तक हम चीन को इस मामले में टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो हमें ये इकोनॉमिक टक्कर चीन को देना पैरेलली शुरू करना पड़ेगा। पर इसको क्या है कि सरकार को पॉलिसी साफ करनी है। अब जब आपने, ठीक है, मॉड्यूल्स पे आपने, सोलर मॉड्यूल्स पे आपने 40% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दिया, यही मूर्खता पहले आपने सेफगार्ड ड्यूटी में करी थी, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर अपनी मॉड्यूल की प्राइसेस को 35% बढ़ा चुके हैं। इस किसका फ़ायदा हुआ इसमें? तो ना आपकी कैपेसिटी बढ़ी, ना कुछ हुआ, पर आपकी मार्केट में सोलर कॉस्टली बन गया, और लोग अपने पैर काट रहे हैं और लो प्राइस कोट कर रहे हैं, L1 कर रहे हैं। और अब भी चीनियों का माल आ रहा है यहाँ, किसी न किसी तरह से आ रहा है, किसी और देश से घुस जाएगा, कहीं और से चलाएगा। आप कितनी भी आप इसको बैन कर लीजिए, इसलिए हमें जो कंपोनेंट्स हैं सोलर के, उसके ऊपर जो 25% BCD है उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप फर्स्ट राउंड आप मॉड्यूल्स पे लगा के रखिए 40%, कोई बात नहीं, पर आप कंपोनेंट्स पे क्यों लगा रहे हैं, इनपुट्स पे क्यों लगा रहे हैं? रॉ मटेरियल तो हमें कहीं और से नहीं मिलेगा, हमें तो प्रोक्योर करना पड़ेगा बाहर से। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसको बड़ा डीपली देखना है आपको। कहीं लॉबीज आके आपको कुछ गलत तो नहीं समझा रही है, वो हम चीन को मारने के चक्कर में जा रहे हैं, पर हो सकता है हम अपनी इंडस्ट्री को ही मार रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है उस चक्कर में, चीन का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये कहाँ कहाँ हो रहा है ये देखना पड़ेगा, चीन को कहाँ कहाँ रोकना है, इनकी जो माली हालात है उसको रोकना है, इनको फाइनेंशियली भारत में एंगेज नहीं करना है, इनको सब जगह रोकना है, इनको मिलिट्रीली रोकना है। वो ज़्यादा करें बिजनेस के एंगल से, हम उसको ओपन रखें, क्योंकि अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आ गया, वो कोई कंपनी हो, वो अगर भारत के कानून के हिसाब से चल रही है, उसका कोई कलर नहीं होगा। वो जर्मनी हो, जापान हो, चीन हो, कोई हो, वो यहाँ पर अगर फैक्ट्री लगी हुई है, इसको हम बराबर अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, और वो हमारे सामने कोई गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं हमें तकलीफ होती है। परंतु जहाँ रॉ मटेरियल की बात आती है, इसमें पूरी दुनिया की रॉ मटेरियल एक्सेस की बात हो रही है। तो ताइवान से हमें दोस्ती ज़्यादा करनी है, वियतनाम से दोस्ती करनी है, इनको कैपेसिटी इंडेक्स बढ़ाए, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना वहाँ जाके, हम वो नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बना के नहीं ला रहे, मिडल ईस्ट में बना नहीं रहे, ये करके रॉ मटेरियल की फैक्ट्रियाँ तैयार करें। तो ये इससे हमारी ताकत होगी, अक्षय ऊर्जा में बहुत बड़ा हमारा योगदान होगा। जो मैं कंप्रेस बायोगैस बोल रहा हूँ वो अक्षय ऊर्जा है, पर वो बिजली नहीं बना रहा है, वो उसको हम पहले CBG करके ले रहे हैं, और उसका IOCL खरीद रही है अच्छे रेट पे। अब हमने उनको और रेट की बात की, हमने कहा अगर CNG की मार्केट में प्राइस समझो 70, 80, 90 तक जाती है, तो उससे 10-12 रुपये के अंतर्गत, या 8 या 10 रुपये के अंतर्गत नीचे में कमी में हमारे को CBG मिलनी चाहिए, कंप्रेस बायोगैस बाय CNG है। तो ये इस तरह की पॉलिसी कंस्ट्रक्ट होगी तो देश आगे बढ़ेगा, तब जाके हमारा पावर आएगा। हम उसके ऊपर सोच लिखे जा रहे हैं, हम लिखते हैं, लोगों को हम शेयर करते हैं ये, पर हमें पॉलिसी के अंदर इसको आते हुए देखा नहीं इतनी अच्छी तरह से। कई पॉलिसियाँ हुई, मानता हूँ, जैसे हमारी 100 गीगावाट सोलर 2022 की पॉलिसी रस्म थी, राष्ट्रीय ऊर्जा सौर मिशन थी। उस समय 2013 में हमने इसको सूरत में रिलीज़ किया, रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन ने, मैंने उसको अपने हाथों से रिलीज़ किया। वहाँ पर ऊर्जा मंत्री गुजरात के सौरभ भाई पटेल आए, पांडेन साहब, डॉक्टर DJ पांडेन साहब हमारे साथ थे, तो ये तब रिलीज़ हुआ, और ये अडॉप्ट किया गया 2014 में, और 15 में पॉलिसी बन गई भारत की कि 100 गीगावाट सोलर 2022 में बनाएंगे। पर हम पहुँचे कहाँ?
देखिए, हमने ये जो मैंने आपको बताया, ये जो कस्टम ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ये सब जो हमने बड़े एडहॉक में लगाया बिकॉज ऑफ सम मैन्युफैक्चरिंग लॉबीज गोइंग इनटू इट। डेवलपर्स इसके खिलाफ थे, बाकी लोग इसके खिलाफ थे। हम लोग कह रहे थे इकोनॉमिकली ठीक नहीं है ये क्योंकि आपकी जो लोकल ड्यूटी है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आपको इक्वलेंट लगानी है। आपकी मुश्किल ये है कि बैंक में वर्किंग कैपिटल हमें कॉस्टली मिल रहा है। चीनी कंपनियों को 3.5% पे मिलता है, हमें 14%, 12% में मिलता है। इसको ठीक करिए, आप फंड बनाइए। तो ये सब चीज़ें ना करके हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं ऑल दिस वाइल, क्योंकि कोई ना कोई लॉबी मैन्युफैक्चरिंग की अपने आप को प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आना चाहती, खुद की एफिशिएंसी बढ़ा नहीं रही है। ये कोई कैपेसिटी इंडेक्स इनका बढ़ा नहीं है। माइनस रेनोसिस विच इज़ ओनली कंपनी इन सोलर, जिसको मैं देख रहा हूँ, और थोड़ा बहुत अडानी का मैं देख रहा हूँ, और थोड़ा विक्रम सोलर का। ये 3 कंपनियाँ हैं जो अच्छा काम कर रही है। और इनके बाद वो बारी है थोड़ा वो है, और एक गोल्डी ग्रीन है, ये दोनों गुजरात की कंपनियाँ हैं, ये कर रही है। बट अदरवाइज जो रियल हमारे यहाँ कैपेसिटी बढ़ाई है वो रेन्यूसिस ने। एनकैप्सुलेंट और ईवीए बैकशीट्स का जो बिज़नेस उन्होंने बढ़ाया है, उनकी एक तरह से 11 गीगावाट के ऊपर की क्षमता हो चली है ना। तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल का कंट्रोल इन कंपनियों ने थोड़ा, और इनकी प्लांट कहाँ, पातालंगा में। इन्होंने पीएलआई स्कीम का भी मदद नहीं लिया है। ये प्लांट पातालंगा में अपने केमिकल एरिया को, क्योंकि वो केमिकल एरिया तो वहाँ पर क्लीन फैक्ट्री लगी है, तो उसका फ़ायदा उठा रही है। तो इस तरह की पॉलिसी राज्य सरकारें बनाएं, अट्रैक्ट करें, केमिकल जोन में रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ को आने को दें और अच्छी पॉलिसियाँ बनाएं। इसको मैं जानता हूँ महाराष्ट्र इसको कंटिन्यू करेगा, और क्योंकि इकोनॉमिकली महाराष्ट्र में एक ही प्रकार का मूवमेंट होना चाहिए और वो आगे बढ़ने का होना चाहिए। नहीं तो जो महाराष्ट्र की लीडरशिप है वो अफेक्ट हो सकती है, और उसको अगर आगे बढ़ाना बढ़ाएं, और मैन्युफैक्चरिंग को हमें फोकस देना पड़ेगा फिर से। जिस तरह से मैंने सेकंड पॉइंट बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फोकस दें और उसको वर्किंग कैपिटल एट लो कॉस्ट मिलनी चाहिए। जैसे ये जो सीबीजी के प्लांट है, इसमें प्रायोरिटी लैंडिंग स्कीम आरबीआई के अंतर्गत ही आता है। आरबीआई ने इसको प्रायोरिटी लैंडिंग स्कीम में डाला है, क्योंकि फार्म का आउटपुट को, वेस्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, एंड एनिमल हस्बेंड्री के वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूस कंप्रेस बायोगैस। ये होने के बावजूद भी बैंकें इसमें एडिशनल कोलेटरल मांग रही हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन रेपा ने करी है, कोई उन्होंने हमको जवाब नहीं दिया। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस में तब तरुण कपूर सेक्रेटरी थे, उनके साथ हमने मिलके ये वाइट पेपर निकाला था सेटेट प्लस, और हमने वो पत्र लिखे हैं, इनको लिखा है। पर अभी तक मुझे ग्रास रूट में, क्योंकि ये करीब 12 प्लांट भारत में खड़े होंगे, 2000 के ऊपर एलओआईज हो चुकी हैं, 2500 के प्लस एक्चुअली। पर ये एलओआईज के 100 प्लांट आ सकते हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। पर ये सारे के सारे प्लांट आने चाहिए, और हमारी जो बात है 10,000 प्लांट बने 2027 के अंतर्गत। तो ये अगर होना है तो हमें ये पॉलिसी कंस्ट्रक्ट में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और इनोवेटिव फाइनेंसिंग स्कीम की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर हो सके तो कुछ इनोवेटिव फाइनेंसिंग हमारे पास भी है, हम ज़रूर मदद करेंगे इसमें, ये हमारी बात है। तो ये 2 रास्ते बताए मैंने। और सबसे बड़ी एरिया जो है इकोनॉमी को पावर करने के लिए, उसको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। इसलिए आज जो हमारा 400 गीगावाट है, उसमें जो है सोलर और विंड का मिलके भी, विंड तकरीबन 42 गीगावाट है और सोलर 57 गीगावाट है। आज हम 100 गीगावाट सोलर 2022 की थी, उसमें 57 बना पाएँ, 60-62 बना पाएंगे। 40 की कमी होगी। इसके कारण की पॉलिसी तो बता दिया। आगे अगर बढ़ना है, हमने रस्म को बढ़ा दिया है। हम कह रहे हैं 2027 में 400 गीगावाट सोलर भी कर सकते हैं। ये इतना क्यों करना है वो मैं बताता हूँ आपको। जब 100 गीगावाट सोलर लगता है तो केवल ग्राउंड पे 20 गीगावाट आता है, तो 400 गीगावाट लगेगा तो उसका करीब 80 गीगावाट से 90 गीगावाट हमारे, या समझिए आउटर लिमिट 100 गीगावाट, क्योंकि फील्ड एफिशिएंसी सोलर की प्लांट लोड फैक्टर लगाएंगे और 8 घंटे ही चलती है दिन की, तो उसकी फील्ड एफिशिएंसी तकरीबन 20% के करीब ही आ रही है अभी। और वो अगर 25 बढ़ भी गई तो हमारे यहाँ 25 गीगावाट होगा, 25 गीगावाट होगा 100 गीगावाट में। और 400 गीगावाट होने पर 2027 में हमारे 100 गीगावाट ही सोलर अंदर बिजली दे पाएगा। यही परिस्थिति हमारी क्या बोलते हैं विंड की है, क्योंकि विंड इंटरमिटेंट है, मतलब वो कंटिन्यूस नहीं है, दिन भर में ऊपर नीचे होता रहता है। तो पवन का जो फोर्स है वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसमें हमारी 25% पीएलएफ निकल रही है, और वह इनफॉर्म पावर है। तो ये भी हमें अगर 100 गीगावाट बनेगी तो 25 गीगावाट ही देगी। आज हमारी जो ये 57 गीगावाट सोलर और 52 गीगावाट जो हमारी 42 गीगावाट हमारी जो विंड है, ये दोनों मिलके ये पीएलएफ जो लगाते हैं 20% उधर, ये तो टोटल मिला के 22 गीगावाट के ऊपर हमें दे नहीं रही है। ये सच्चाई है। तो अगर ये हमें 22 गीगावाट ही दे रही है, मतलब 11.5 गीगावाट हमारी सोलर दे रही है और तकरीबन 10.5 गीगावाट हमारी विंड दे रही है, ये दोनों को मिलाएंगे 22 गीगावाट ही होती है। जबकि जो हमारी हाइड्रो पावर लगी हुई है
विच इज़ द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज हाइड्रो पावर। पम्प स्टोरेज स्कीम्स थोड़े ही हैं, वो बढ़ने चाहिए। स्टोरेज डैम बेस्ड हाइड्रो पावर है, जैसे इंदिरा सागर है, ऐसे प्रोजेक्ट हैं, भाखड़ा है, इन सबको लेके। और जो तीसरे रन ऑफ द रिवर, जैसे सतलज जल विद्युत, जो हमारी सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्लांट है, नथपा जाखरी। तो ये सारी मिला के हमारी जो है इस वक्त 47 गीगावाट कर रही हैं। पर एक्चुअली इससे हमको ज़्यादा मिल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, इससे हमें 40 गीगावाट ग्रिड पे मिल रहा है कंपेयर टू द क्लोज टू 100 गीगावाट ऑफ सोलर एंड विंड। हमारे को मतलब वो आप लगा लीजिए 47 और 52 ऑलमोस्ट 100 गीगावाट के करीब है, 99 गीगावाट है। 100 गीगावाट में से हमें कुल मिला के 22 ही मिल रहा है गीगावाट, जबकि यहाँ 47 गीगावाट हाइड्रो लगाने का 40 गीगावाट हम वापर पा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रो 9 से 10 महीना पानी की जो कैपेसिटी है हमारे डैम्स और स्टोरेज में और जहाँ फ्लो है, वो सब मिलके हमें 40 गीगावाट तक हमको निकालने दे रहा है। 100% अवेलेबिलिटी के ऊपर गए हुए प्लांट। सबसे बेस्ट अवेलेबिलिटी इस साल एनएचपीसी ने रिपोर्ट की अपने, जो भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा की कंपनी है, मतलब पानी से ऊर्जा बनाने वाली कंपनी है, वो एनएचपीसी है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। इसके अभी रिटायर हुए बड़े दिग्गज आदमी हैं, योगेंद्र प्रसाद के चले रहे और बहुत बढ़िया आदमी थे, AK सिंह साहब, अभय कुमार सिंह साहब। उनकी रिटायरमेंट हुई 31 अगस्त को। तो गणपति के दिन, मतलब गणेश चतुर्थी के दिन उनकी रिटायरमेंट हुई। उस दिन उन्होंने काफ़ी कुछ वापस रिवाइव किया है, और हम लोगों की बार बार हाइड्रो के लिए बात होती है। नशा फाउंडेशन रेपा हमेशा हाइड्रो के लिए बात करती है। हाइड्रो सबसे बढ़िया अक्षय ऊर्जा है, और मैं तो चाहूँगा कि न्यूक्लियर भी आए, जो कि हमारी थोरियम बेस्ड, भारत में थोरियम की डिपॉजिट सबसे सर्वोपरि है। मतलब पूरी दुनिया का 30% नॉन कमर्शियल डिपॉजिट ऑफ थोरियम भारत के पास है, और ऊपर से एक्चुअली 60% कैपेसिटी है। तो हम इसकी थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स को डेवलप करें या फिर एब्जॉर्ब करें, टेक्नोलॉजी यूरोप से हो सकती है, और इसकी तरफ संधि में जाएं, जिससे कि हम इसके उत्पादन को बढ़ाएं, और ना कि कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर को हम छोड़ दें, मोर एंड मोर फास्ट ब्रेडर की तरफ जाएं, और इसकी तरफ जाएं, क्या बोलते हैं, थोरियम बेस्ड रिएक्टर फ्यूचर में। तो वो भी एक रास्ता है। इससे हम कोयले से हमको बिजली बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम हो जाएगी। और जो कोयला पड़ा हुआ है वो हमारा 384 बिलियन टन है। दिस इज़ द 4th और 5th लार्जेस्ट जोग्राफिक डिपॉजिट इन द वर्ल्ड, 4th मेरे हिसाब से। इसको हम अगर हम इस्तेमाल करें अच्छे से, तो इसको कोयले को ना निकालें, बल्कि इसकी CBM को यूज़ करें। कंप्रेस्ड बायोगैस की जो बात कर रहा हूँ, वैसे ये कोल बेड मीथेन है। कोल बेड मीथेन निकालने से इसकी बायोमीथेन, इसकी वापस मेम्ब्रेन और अदर टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके मीथेन निकाल लें, ठीक है, प्योर मीथेन ऑटोमोबाइल चली जाएगी। और उसके अलावा बताना चाहता हूँ कि मीथेन से बिजली भी बनती है, डिसेंट्रलाइज, मतलब विकेंद्रीकरण करके बिजली। जैसे कुसुम स्कीम है, कुसुम स्कीम में सोलर गाँव में लगाएंगे, 10 एकड़ ज़मीन में 2 मेगावाट लग जाएगा। वो केवल करीब 10 करोड़ का कॉस्ट होगा इसका, 9 से 10 करोड़ का, पर ये आपको बिजली 8 घंटे देगा। अगर उसमें हम ये बायो इंजन, बायोगैस बेस्ड इंजन लगाएं, हाइब्रिडाइज कर दें, तो कुसुम स्कीम में, तो वो आपकी गोबर से भी बिजली बना सकता है। पराली डालने की भी ज़रूरत नहीं है, गोबर से बिजली बना सकता है। गोबर में से बायोगैस निकलेगी। और ये प्लांट जबलपुर में 2011 में सबसे बड़ी 1.4 मेगावाट की प्लांट लगाई गई है एक गौशाला में। वो हम लोगों ने लगाई, मेरे जर्मन कलीग डॉक्टर खन्ना साहब ने इस प्लांट को लगाया, हमने अवार्ड भी किया उनको। ये प्लांट MTU के इंजन से चल रही है, जर्मन इंजन से। वो उसने उस बंदे ने, एक इंडिविजुअल ने, जो सरदार जी थे जबलपुर में, मध्य प्रदेश में ही, 10,000 गाय भैंसों का गोबर निकाल के उसकी बोलते ना बायोमीथेन निकाल के उससे इंजन को पावर किया गया है। और ये बिल्कुल जायज़ है। ये सूरत में भी म्यूनसिपल वेस्ट से कई सालों तक गॉस्कॉर की इंजन चली, हमारे सामने बनी, हम लोगों ने इसको प्रमोट किया, पर वो अभी इंजन मेंटेनेंस वाली बातें हैं, बाकी चीज़ें। अदरवाइज सूरत में 5 मेगावाट तो बन रहा था। उसके म्यूनसिपल सीवेज STP प्लांट में से जो बायोगैस निकाल कर उसको चलाया गया, पर वो काफ़ी कोरोसिव होता है, तो इंजन हैव टू बी बेटर। एंड MTU इंजन एनी डे द बेस्ट इंजन इन द वर्ल्ड। गॉस्कॉर की भी अच्छी हैं। वो गॉस्कॉर की एक इंजन हमारे इसमें चल रही है कैप्टिव पावर बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर रोहतक में जो बायोगैस की प्लांट, बायो CNG का प्लांट है, उसमें सोलर लगाया हुआ है, जो करीब 600 किलोवाट सोलर है, उससे बिजली आ रही है उसको, तो पैरासाइटिक लोड नहीं है। तो बाकी सब जो गैस बन रही है वो बिक रही है एट द IOCL रेट और मार्केट रेट जैसे उनको मिलता है। और जो दूसरी प्लांट वारणा में है, वो तो इस पॉलिसी सेटैट के पहले से चल रही है। विनायक कोरे मेरे मित्र हैं, इज़ अ ग्रैंडसन ऑफ द सहकार महर्षि तात्या साहेब कोरे। इस कंट्री में कोऑपरेटिव मूवमेंट एक्चुअली तात्या साहेब कोरे का शुरू किया हुआ, महाराष्ट्र का। वारणा उसकी कंपनी है। वारणा बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव है। ऑफ कोर्स उसका दिस मोर इनटू शुगर,
एंड दिस काइंड ऑफ एरियाज। वारणा के पास जो प्रेसमड है उससे सेम कंपनी जो स्पेक्ट्रम रिन्यूएबल जो रोहतक में प्लांट चला रही है उसका प्लांट लगा हुआ है, और डॉक्टर A.V. राव उसके ब्रेन चाइल्ड हैं, वो हैदराबाद में रहते हैं, NRI हैं, उन्होंने ये प्लांट बनाई। तो मैं ये प्लांट को देख के आया दोनों को, इसको रोहतक को। इधर मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई है, इवॉनिक की एडवांस मेम्ब्रेन रोहतक में लगी है क्योंकि वो अब आई है टेक्नोलॉजी। उसमें क्या है, स्क्रबिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया स्क्रबिंग है। स्क्रबिंग थोड़ा सा कम्बरसम है, उसमें 98% प्योर गैस निकलती है, दूसरे वाले में 99% प्लस प्योर गैस निकल रही है। ये फ़र्क है, 1% भी बहुत होता है फ़र्क। और वो गैस जो रोहतक वाली है वो इंजन के लिए ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर जो निकल रही है ये भी बढ़िया ही, IOCL इसको गैस को दे रहा है और व्हीकल्स लेके जा रहे हैं उसको। वो लोकल पेट्रोल पंप पे मैंने देखा इसकी बायो पंप, और IOCL ने काम किया हुआ है। पर विडम्बना ये है कि गेल की पाइपलाइन इस बायोगैस प्लांट से केवल 700 मीटर दूर है। तो मुझे कभी समझ में ये बात नहीं आई कि ये पंप क्यों नहीं डायरेक्ट गेल करवा लेता अपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पाइपलाइन में। वो ज़्यादा आसान है, नहीं तो अभी तो वो कैप्सूल्स ला के उसको लेके जाना पड़ रहा है प्लांट से, या फिर वो लेके कैप्सूल मंगाते हैं उससे वो पहुंचाते हैं IOCL के पास। तो ये पहुंचाने का काम ना करें, IOCL के पास पूरी ताकत है। हमारी इंटरव्यू हुई सिकदर साहब की IOCL पानीपत में, उन्होंने कहा कि हमारा काम होना चाहिए कि हम इस कैप्सूल्स को भेजें और ले, जहाँ भी गैस है हम उसको प्रोक्योर करें, ले जाएं, उसको मदद करें। एंड IOCL शुड हैव अ सेपरेट कंपनी फॉर प्रोक्योरिंग दिस, सेपरेट एंटिटी फॉर प्रोक्योरिंग दिस। तो अगर ये सब आ जाए और ऊपर से बैंकों को कहा जाए केवल प्लांट ही कोलेटरल होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। और इनकी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, अभी भी 9 से 10% के करीब है। SBI और ये जो लोन दे रहे हैं, इनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ऑन द डेट पार्ट, जो आपकी इक्विटी के बाद खुद की पूंजी जो लगे 30%, उसके बाद 70% जो है वो इसके 5-7% के ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ नया सोच करना पड़ेगा, फंड लाने पड़ेंगे, मौके हैं, परिस्थिति है। और मेरे हिसाब से पूरा भारत इसमें, पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी का पूरा कायापलट हो सकता है, क्योंकि दिस इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ ट्रैक्शन। और इससे बड़ी इकोनॉमिक ट्रैक्शन हमने मार्केट फाउंडेशन में $13 ट्रिलियन का रोड मैप बनाया है बाई 2032 भारत के लिए। और हम कहते हैं कि 2027 में 6 ट्रिलियन बाकायदा बन सकते हैं। इसके लिए ऊर्जा सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये 400 गीगावाट ऊर्जा में हम हाइड्रो की एक्सपेंशन करें, सोलर की भी करें, विंड ऑफशोर करें। लैंड बेस्ड विंड से बढ़िया ऑफशोर है, बड़े उस पर थोड़ा पर मेगावाट कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि स्ट्रक्चरल्स की बात आती है। तो हमको सब प्रकार की ऊर्जा चाहिए, हम इसके खिलाफ उसको ना खड़ा करें। और जैसे मैंने कहा, कोयले को ना निकाल के उसकी कोल बेड मीथेन निकालें, उससे हमारी पूरी गैस की आत्मनिर्भरता हो जाएगी। CBM प्लस बायो CNG हमारी कंप्लीट आत्मनिर्भरता एक्चुअल बनाएगी वो। और तब तक हम इसको नहीं करेंगे, हम जितने आत्मनिर्भर बोले जा रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, एक्सेस टू फाइनेंस, आखिरी पॉइंट है मेरा आज के दिन। एक्सेस टू फाइनेंस भारत के लिए सस्ता हो जाना चाहिए, क्योंकि 3-3.5% की इंटरेस्ट रेट पे अगर चीन के उद्योगपतियों को, उनके लोगों को, छोटे लघु उद्योगों को और एवं गवर्नमेंट की कंपनियों को फंड मिलता है, तो भारत में भी इस तरह की कम से कम 5% के अंतर्गत हमें अपने इंटरेस्ट रेट को रखना है फॉर प्रोजेक्ट्स। और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 3-3.5 ही करना है। तो ये जो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग वाली बात है वो बहुत बड़ी अहम बात आ जाती है, और हमें अपनी मिलिट्री साइड को स्ट्रेंथन करके हमें उस पर काम करना है। इकोनॉमिक साइड पे हमें वो कानून बनाने हैं जिससे FDI को मौका मिले और इन्वेस्टमेंट को ड्रॉ करें भारत की तरफ, क्योंकि भारत से बढ़िया कोई इकॉनमी नहीं है। अगर वो शांति बहाल रखे, आपस में लड़ाई झगड़ाई बंद करें, भाई कोई भी वहाँ जाके बैठे, किसी की विचारधारा से लेके बैठे, पर एक मूल मंत्र लगाएं सारे पॉलिटिकल पार्टीज, वो ये है वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म समाभवा। हम अंदर की पीस और ट्रैंक्विलिटी और अपने प्रेम बनाए रखें, तो हमसे पावरफुल कोई देश होगा ही नहीं भाई साहब। इसके साथ मैं इस वीडियो में आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।